तो इसके पहले हमने इंस्ट्रक्शन के बारे में समझा था और रजिस्टर्स एज वेल एज सीपीयू के सारे कंपोनेंट्स हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। तो टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एंड इंस्ट्रक्शन कोड। तो जैसे मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि इंस्ट्रक्शन की हम बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है, विच काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन? इट इज द लो लेवल मशीन इंस्ट्रक्शन। ओके, और जैसे हम जानते हैं कि कंप्यूटर बीइंग द बाइनरी मशीन and CPU works on the concept of digital binary form। सब कुछ बिट्स में होगा। तो पिछली बार मैंने इंस्ट्रक्शन के बारे में ये बताया था कि इंस्ट्रक्शन जब मेमोरी में आता है, मतलब मेमोरी से CPU में आएगा, बताया था डेटा आता है मेमोरी से CPU में, और 4 मेन रजिस्टर्स मैंने बताए थे स्पेशल पर्पज में। इसके अलावा और भी बताए थे स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स में, जिसमें MAR रजिस्टर का पर्पज क्या था? मेमोरी एड्रेस होल्ड करता है, और MDR डेटा, इट होल्ड्स द डेटा रीड फ्रॉम द मेमोरी और टू बी रिटन टू द मेमोरी। मतलब मेमोरी से जो डेटा रीड हो रहा है या मेमोरी में राइट होना है। इसके बाद IR रजिस्टर which holds the complete instruction। मेमोरी से जो इंस्ट्रक्शन रीड होगा वो पहले देखो, एक चीज हमेशा मान के चलो, ध्यान रखो कि मेमोरी से जो भी कुछ भी रीड होगा वो सबसे पहले किसमें आएगा? मेमोरी से कुछ भी रीड होगा वो MDR में आएगा। MDR मेमोरी डेटा रजिस्टर, या सिंपली DR डेटा रजिस्टर। ठीक है, मेमोरी से कुछ भी रीड होता है तो वो पहले डेटा रजिस्टर में आएगा। ठीक है, ये नहीं भी लिखो तो सारे मेरे वाक्य इसमें पड़े हुए हैं। तो फिर MBR से, मतलब डेटा रजिस्टर से, अगर वो कंटेंट हमारा इंस्ट्रक्शन है तो किस में जाएगा? IR रजिस्टर। IR रजिस्टर से डेटा IR रजिस्टर से फिर फर्दर किसी और रजिस्टर में जाएगा। डिपेंड करता है कि मेमोरी से जो रीड हुआ है कंटेंट्स वो क्या है। अब मेमोरी में तो क्या है कि सब चीज बाइनरी फॉर्म में है। मेमोरी के लिए तो एवरीथिंग क्या है? ग्रुप ऑफ बिट्स है, चाहे वो एड्रेस हो या डेटा हो या फिर इंस्ट्रक्शन हो या कुछ और हो। तो मेमोरी से कुछ भी रीड हो रहा है CPU के अंदर वो पहले आएगा डेटा रजिस्टर में। फिर डेटा रजिस्टर से अगर वैल्यूज हैं, ऑपरेंड्स की वैल्यूज हैं, तो वो वैल्यूज जाएंगी जनरल पर्पज रजिस्टर्स में। वैल्यूज हैं, अगर इंस्ट्रक्शन है तो IR में जाएगा। ठीक है, तो IR में जाएगा, फिर उसके साथ क्या ऑपरेशन होगा वो हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन बात इतनी है कि मेमोरी से कुछ भी रीड होगा वो डेटा रजिस्टर में आएगा, डेटा रजिस्टर से फर्दर और रजिस्टर्स में जाएगा। ठीक है, इसके बाद एड्रेस रजिस्टर का काम क्या है कि ऑलवेज इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द मेमोरी, कि मेमोरी से जिस प्लेस से कंटेंट्स रीड होने हैं या जिस प्लेस पर कंटेंट्स राइट होने हैं। और वन मोर रजिस्टर्स आई हैव डिस्क्राइब्ड टू यू, दैट वाज प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर या फिर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर, PC रजिस्टर। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ PC? कौन बताएगा? हाँ, एग्जैक्टली। जैसे मेमोरी से एड्रेस रीड हो रहा है या डेटा रीड हो रहा है या इंस्ट्रक्शन, भाई देखो इंस्ट्रक्शन 1 by 1 एग्जीक्यूट होंगे,
फिर इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो बीच में डेटा भी तो मेमोरी से आएगा। जैसे कोई जो डेटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस हैं या अरिथमेटिक लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस हैं तो उनके लिए डेटा भी आएगा। तो चाहे इंस्ट्रक्शन हो या डेटा हो या कुछ भी हो मेमोरी में, सबका एड्रेस की जरूरत पड़ेगी सीपीयू को, तो वो एड्रेस रहेगा एड्रेस रजिस्टर में MER, ठीक है। लेकिन सबसे पहले वो पीसी रजिस्टर में आएगा, प्रोग्राम काउंटर। पीसी रजिस्टर में से पीसी रजिस्टर जब अपना एड्रेस MER को ट्रांसफर कर देगा तब पीसी में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आ जाएगा। ये बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं, ऑलवेज रिमेंबर। बहुत कुछ इसी पे बेस्ड है हमारी आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर मीन सीपीयू का फंक्शनैलिटी, सीपीयू आर्किटेक्चर बेसिकली। तो और सीपीयू क्या है, पार्ट्स हम समझ चुके हैं, उन पार्ट्स के अभी फंक्शंस, कंट्रोल यूनिट वगैरह हम डिटेल्स में पढ़ना बाकी है। और इंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर है तो सब कुछ प्रोग्रामिंग ही, सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर की जो प्रोसेसिंग है वो काफी कुछ हमने ओएस में पढ़ी है। उसके बाद सॉफ्टवेयर जब कंपाइल हो गया और लो लेवल इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट हो गया तो मेमोरी में पड़ा हुआ है, मेमोरी से सीपीयू में आ रहा है इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन कोड। तो इंस्ट्रक्शन कोड क्या है, कोई नई चीज तो है नहीं। यू कैन थिंक इट योरसेल्फ कि क्या हो सकता है इंस्ट्रक्शन कोड। जो इंस्ट्रक्शन की बिट स्ट्रिंग है, इंस्ट्रक्शन हो चाहे एड्रेस हो चाहे डेटा हो या कुछ भी हो, एवरीथिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बाइनरी बिट्स। तो बाइनरी बिट जो है इंस्ट्रक्शन के अंदर, वो हमारा जो कोड है वो इंस्ट्रक्शन कोड है, ठीक है। जैसे हमारा 10 डिजिट मोबाइल नंबर है, तो अब एक कंपनी के बहुत सारे लाखों नंबर्स हैं, ऑल दीज आर द मोबाइल नंबर्स। तो मेमोरी के जो भी एड्रेसेस अलग चीज है, एड्रेस, लेकिन यहाँ इंस्ट्रक्शन कोड की बात कर रहे हैं। मतलब जो मेमोरी से इंस्ट्रक्शन रीड हुआ है दैट इज ए टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स। तो उन कॉम्बिनेशन को, उस बिट को हम बोलेंगे इंस्ट्रक्शन कोड। जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं सबके अपने अपने कोड हैं। अब जो इंस्ट्रक्शन की बिट्स हैं, उन बिट्स से बहुत सारी चीजें सीपीयू को मालूम चलनी है। जैसे उस इंस्ट्रक्शन का पर्पज क्या है, पर्पज मीन्स कि क्या ऑपरेशन करेगा वो इंस्ट्रक्शन, जिसको मैंने बताया था, क्या बताया था, ऑपरेशन कोड, या कंप्यूटर आर्किटेक्चर की स्टैंडर्ड लैंग्वेज में ऑपकोड। ऑपकोड मीन्स कि वो बिट, कॉम्बिनेशन ऑफ दोज बिट्स व्हिच डिस्क्राइब्स द ऑपरेशन। इंस्ट्रक्शन, कंप्लीट इंस्ट्रक्शन हमारा क्या बोलता है कि कोई उसमें ऑपरेशन होगा और उस ऑपरेशन के लिए एड्रेसेस होंगे, ऑपरेंड्स होंगे ना। ऑपरेंड्स तो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज के लिए हैं, और सीपीयू के लिए वो क्या है, ऑपरेंड्स मेमोरी एड्रेसेस हैं। जो ABC हमने यूज किए हैं या कोई भी वेरिएबल नहीं, वो तो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज के लिए। सीपीयू के लिए वो मेमोरी एड्रेसेस हैं, और वेरिएबल को मेमोरी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम किसका है, कौन करता है? कंप्यूटर के अंदर या सीपीयू के अंदर, मतलब कंप्यूटर के अंदर कौन करता है? जो हमने प्रोग्राम लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज, उसके जो वेरिएबल्स हैं वो मेमोरी एड्रेस में कन्वर्ट होते हैं, मैप होते हैं। तो ये काम किसका है? कंपाइलर का। अरे प्रीवियस लेक्चर में मैं इतना रिपीट करता हूँ, स्टिल मतलब कि तुम लोग या तो देखते नहीं हो प्रीवियस लेक्चर। कंपाइलर का है ना, कंपाइलर उनको वेरिएबल्स को मेमोरी एड्रेस में जनरेट कर देगा, और वही मेमोरी एड्रेस हमारे इंस्ट्रक्शंस में मिल जाएंगे सीपीयू को। और जो ये मेमोरी एड्रेस मिलेंगे, इन मेमोरी एड्रेसेस से अगर वैल्यूज आएगी तो वो पहले डेटा रजिस्टर में आएगी और फिर जनरल पर्पज रजिस्टर में चली जाएगी, ठीक है। इतनी सी बात है यहाँ पे। तो इंस्ट्रक्शंस हमारा क्या बोलता है कि ऑपरेशन कोड, शॉर्ट में ऑप कोड। ऑप कोड हमेशा याद रखो, क्या है ऑप कोड? कि जो ऑपरेशन परफॉर्म होना है सीपीयू के द्वारा, दैट इज द ऑपरेशन कोड, ऑप कोड। मतलब बिट का वो कॉम्बिनेशन
कि जो ये डिस्क्राइब करेगा कि कौन सा ऑपरेशन सीपीयू परफॉर्म करेगा। ठीक है, इसके बाद उसमें होंगे एड्रेसेस। इसके बाद ये भी इंफॉर्मेशन होगा कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कैसे और कहां से लाया जाए, ये भी इंफॉर्मेशन होगा। तो एक इंस्ट्रक्शन कई तरह के फॉर्मेट रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कहने का इंस्ट्रक्शन के अंदर एड्रेसेस, ऑपकोड और इंफॉर्मेशन फॉर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ये सब मिलके अलग अलग फॉर्मेट जनरेट कर रहे हैं। किसी इंस्ट्रक्शन में 2 मेमोरी लोकेशन है, किसी में एक ही है। अगर एक ही ऑपरेंड है हमारे उसमें तो एक ही होगा उस इंस्ट्रक्शन के अंदर। तो जो ये फॉर्मेट है इंस्ट्रक्शन का अलग अलग चीजों के लिए, इसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। तो आई थिंक नाउ के आइडिया रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन कोड एंड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इज क्लियर टू यू। मतलब कि जो इंस्ट्रक्शन कोड है वो कंप्लीट इंस्ट्रक्शन की बिट्स है। अब उसी को मैनिपुलेशन करके अलग अलग सीपीयू के लिए या एक सीपीयू के लिए अलग अलग ऑपरेंड्स, अलग अलग एड्रेसेस के हिसाब से सीपीयू मैनिपुलेट करता है या पुट करता है, दैट इज द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट लिखे हुए हैं, इनको एक बार समझ लो क्या लिखा है। तो अगर हम शॉर्ट में बोले तो इंस्ट्रक्शन कोड हमारा 2 चीजों को डिक्टेट करता है। पहला तो ऑपरेशन और दूसरा ऑपरेंड्स। ऑपरेशन को हम बोलते हैं ऑपकोड और ऑपरेंड्स कैन बी एज यूजुअल। ऑपरेंड्स हमारे मेमोरी लोकेशन भी हो सकते हैं या फिर रजिस्टर्स भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि वो वैल्यूज पहले से रजिस्टर में अवेलेबल हो सकता है, नहीं हो सकता। कैसे? जैसे सपोज करो हमने कोई वेरिएबल इवैल्यूएट किया, अब उस वेरिएबल को आगे फर्दर यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में। ठीक है, कर ही सकते हैं, और बड़े बड़े प्रोग्राम में होता ही है कि तुमने एक वैल्यू इवैल्यूएट की, अब उस वैल्यू को दूसरी जगह यूज कर रहे हो। तो जो इवैल्यूएट की हो सकता है वो पहले से सीपीयू रजिस्टर में पड़ी हो, मेमोरी से क्यों लाएगा सीपीयू? हो सकता है ना। रजिस्टर जितने भी हैं जनरल पर्पज रजिस्टर, जब वो सब भर जाएंगे तब उनकी वैल्यू रिप्लेस होगी। तो हो सकता है तुमने c + a + b कैलकुलेट किया और c को किसी दूसरे एक्सप्रेशन में यूज करा रहे हो, तो नाउ उस इंस्ट्रक्शन में जो ऑपरेंड के लिए एड्रेस होगा या बिट होंगी वो सीपीयू रजिस्टर होगा। मेमोरी से क्यों लाएगा हर बार? मेमोरी से तो तब लाएगा जब रजिस्टर में अवेलेबल है। अंडरस्टूड? तो इंस्ट्रक्शंस के ये 2 पार्ट होते हैं। ऑपकोड तो एक बिट स्ट्रिंग है, और एड्रेसेस या ऑपरेंड्स वो 1, 2, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, 3 इसलिए हो सकते हैं कि हो सकता है किसी इंस्ट्रक्शन में 2 वैल्यूज पे ऑपरेशन हो रहा हो, तीसरे लोकेशन पर वो स्टोर हो रहा हो। कोई सीपीयू ऐसा भी इंस्ट्रक्शन यूज कर सकता है कि जो 2 लोकेशन पर ऑपरेशन हो रहा हो, फाइनल रिजल्ट उन्हीं 2 लोकेशन में किसी में एक में स्टोर हो रहा हो। ये भी पॉसिबिलिटी है। इट डिपेंड करता है सीपीयू आर्किटेक्चर पर। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे 2-3 लेक्चर बाद। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट मैंने बताया ही है कि लेआउट, इंस्ट्रक्शन कोड को अलग अलग तरह से सीपीयू मैनेज करता है, या अलग अलग सीपीयू अलग अलग तरह से मैनेज करते हैं। दैट इज द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। और इट डिपेंड्स ऑन द सीपीयू। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारे जो इंस्ट्रक्शन है वो 2 बाइट का है। तो 2 बाइट में है, तो अगर सपोज करो कि 15 इंस्ट्रक्शन सीपीयू सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अगर सीपीयू 15 इंस्ट्रक्शन सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब 15 तरह के ऑपरेशन कोड सपोर्ट कर रहा है।
तो 15 तरह के अगर ऑपरेशन कोड सपोर्ट कर रहा है तो ऑपकोड बिट की जो लेंथ होगी वो इतनी होनी चाहिए कि 15 इंस्ट्रक्शन उससे रिप्रेजेंट हो जाए। मतलब कितनी बिट की रिक्वायरमेंट होगी? 4 बिट की। अगर 4 बिट हैं, 4 बिट का कॉम्बिनेशन बनाओगे तो 16 बनते हैं। तो जो ये 16 कॉम्बिनेशन बने, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन एक एक ऑपकोड को रिप्रेजेंट कर सकता है। यही बेसिक आइडिया है इसका, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का, इंस्ट्रक्शन कोड का। ठीक है, तो फॉर ए केस स्टडी हम मान के चलते हैं कि 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है और उस सीपीयू के लिए 15 ऑपरेशन पॉसिबल। हालांकि सैकड़ों ऑपरेशन पॉसिबल होते हैं, लेकिन हम समझने के लिए मान लेते हैं। तो 4 बिट तो हमारी उसमें चली गई ऑपकोड में, और बची कितनी? 12 बिट्स। तो वो एड्रेसेस डिनोट करेंगी डिफरेंट ऑपरेंड्स। ये एक मतलब जनरल आइडिया है। किसी भी इंस्ट्रक्शन में एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट सपोर्टेबल होते हैं। ठीक, तो ये जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिजाइनर का टास्क है। डिजाइनर जैसा बना देगा उसी तरह सीपीयू काम करेगा, चाहे सॉफ्टवेयर डिजाइनर हो या हार्डवेयर डिजाइनर। वो चीजें जो एक बार बन गई तो उसी हिसाब से ही तो चलेगा सिस्टम। अब बात करते हैं ऑपरेशन कोड, ऑपकोड की। ठीक, तो वैसे तो मैंने इसके बारे में बता दिया है तुम लोगों को, फिर भी 2 पॉइंट रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, इसमें नया कुछ नहीं। ऑपकोड सिंपली प्रोसेसर ऑपरेशन को डिक्टेट करता है, वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेशंस, जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कंपेयर, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, बहुत सारे जो ऑपरेशंस हम देखते हैं। ठीक है, कंपैरिजन, इंक्रीमेंट, और सभी के लिए अलग अलग यूनिट होते हैं एलयू के अंदर। इंक्रीमेंटर है, कंपैरेटर है, एडर है, सब्ट्रैक्टर है, मल्टीप्लायर है, शिफ्टर है, शिफ्ट रजिस्टर है, मोस्टली कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, इस सेल्फ अंडरस्टूड है ये पॉइंट तो। ठीक है, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है वो वही लिखा हुआ है। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? जो लिखा है कॉमन है। ऑपकोड ये स्पीकर खुला है किसी को? माइक, माइक की क्या जरूरत पड़ जाती है? ठीक है, एनी हाउ जो भी ओपन करे, बंद कर, बंद भी हो सकता है। तो जो नंबर ऑफ बिट्स हैं ऑपकोड की, वो अभी क्या मैंने बताया, वो इस बात पे डिपेंड करेंगी ना कि सीपीयू कितने ऑपरेशन सपोर्ट कर रहा है। अगर सपोज करो सीपीयू 20 ऑपरेशन सपोर्ट कर रहा है तो ऑपकोड में कितनी बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी? कितने बिट का ऑपकोड होगा? 5 में हो जाएगा। 5 बिट से 32 ऑपरेशन तक सपोर्ट हो सकते हैं, 2⁵5। हर जगह बाइनरी में वही कंसेप्ट है, 2⁵, कहीं कुछ और है ही नहीं। अगर 40 हैं तो 40 इंस्ट्रक्शंस हैं अगर, तो 6 बिट की रिक्वायरमेंट होगी। 2⁶ इक्वल टू 64। 64 इंस्ट्रक्शंस तक 6 बिट से काम चल जाएगा, और 7 बिट से 128 ऑपरेशंस। तो 7-8 बिट से ज्यादा की जरूरत नहीं होती है, लेस देन 200 ऑपरेशंस ही होते हैं सीपीयू में। ठीक है, जो पहले के सीपीयू होते थे उसमें कम ऑपरेशन होते थे। जितने मॉडर्न सीपीयू आ रहे हैं, जो सीपीयू तुम्हें नेक्स्ट मिलता है, जैसे तुमने कहा लेटेस्ट वर्जन आया प्रोसेसर का, तो उसमें मेनली क्या इंप्रूव होता है? पहली चीज उसकी स्पीड, जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी है। अगर आज के टाइम में 2.5 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर आ रहा है तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम 2.8 गीगाहर्ट्ज आ जाए।
तो स्पीड यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब कि फास्ट प्रोसेसिंग। नेक्स्ट उसमें कोर कि मतलब एक सीपीयू एक चिप कितने लॉजिकल प्रोसेसर्स को सपोर्ट कर रहा है, वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट उसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस बढ़ सकते हैं। जैसे नई टेक्नोलॉजी का मोबाइल आता है तो उसमें हम क्या देखते हैं, फीचर्स ही तो बढ़ते हैं। देखते हो किसी में जैसे पहले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं होता था, वो आने लग गया। फिर फेस रिकॉग्निशन सेंसर आने लग गया, फिर वॉइस सेंसर, फिर मतलब इम्प्रूव होता रहता है, स्पीड इम्प्रूव होती रहती है और कॉन्फ़िगरेशन इम्प्रूव होते रहते हैं, उसके अंदर के कंपोनेंट्स इम्प्रूव होते रहते हैं। नेक्स्ट सीपीयू आया तो उसके अंदर और ज्यादा ट्रांजिस्टर्स होंगे, और बेटर यूनिट होगा, और ज्यादा कैश मेमोरी होगी। नया मोबाइल आया तो ज्यादा रैम हो सकती है, बेटर कैमरा हो सकता है। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट हो, नॉट ओनली द सीपीयू। ओके, ठीक है। तो ये आइडिया क्लियर है कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितने सीपीयू सपोर्ट कर रहा है, उस पे हमारा डिपेंड करता है ऑपकोड बिट्स। तो वो सीपीयू की डिजाइन में इंक्लूडेड होता है। अब बात करते हैं ऑपरेंड्स, एड्रेसेस की। ठीक है, तो ऑपरेंड फील्ड क्या इंफॉर्मेशन देता है सीपीयू को, कि बेसिकली जो ऑपरेंड्स हैं वो किस लोकेशन से लाने हैं। हो सकता है कोई ऑपरेंड ऑलरेडी रजिस्टर में पड़ा हो, नहीं है तो मेमोरी से लाने पड़ेंगे। हो सकता है मेमोरी में ना हो के इनपुट से लेना पड़े वो ऑपरेंड। जैसे तुमने लिखा स्कैन एफ %A %D %A %D, मतलब दो वैल्यू तुम्हें कहाँ से लेनी, कीबोर्ड से। तो उस मोमेंट पे जब प्रोग्राम हमारा रन कर रहा होगा तो इनपुट स्टेटमेंट बनाएगा वो सीपीयू के लिए, और जब तुम वैल्यू टाइप करोगे तो वो इंटरनल प्रोसेसिंग होके मेमोरी में जाके मेमोरी से सीपीयू में वो वैल्यू कीबोर्ड से रीड करके आएंगे। वो डिपेंड करता है कि हमने सॉफ्टवेयर में कैसे किया है, उसी हिसाब से तो चलेगा हमारा सीपीयू की प्रोसेसिंग। तो ऑपरेंड्स में कि कहाँ से वैल्यूज लानी है, ऑपरेंड्स लाने हैं, और कहाँ पे स्टोर करना है, दोनों चीजें हैं एड्रेसेस में। एड्रेस का मतलब केवल मेमोरी एड्रेस मान के मत चलो। इस एड्रेस का सिंपल मीनिंग ये है कि ऑपरेंड्स कहाँ पे लोकेटेड हैं। वो रजिस्टर्स में भी हो सकते हैं, मेमोरी में भी हो सकते हैं, और फाइनल जब मैनिपुलेशन हो गया, ऑपरेशंस परफॉर्म हो गया, तब स्टोर कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे स्टोर करना है, और स्टोर कहाँ पे होगा, ये चीज भी हमारे जो हमने प्रोग्राम लिखा है हाई लेवल, उस पर ही डिपेंड करेगा ना। अगर हमने लिखा C = A + B, तो दो वैल्यू मेमोरी से आके सीपीयू के अंदर, एलयू के अंदर ऐड होके, एडर में रजिस्टर के थ्रू आके मेमोरी एड्रेस में एड्रेस से मैनिपुलेट होके और डेटा रजिस्टर में आएगी सी की वैल्यू फाइनल। डेटा रजिस्टर क्या होल्ड करता है कि जो मेमोरी से रीड होना है या मेमोरी में राइट होना है, जो कंटेंट, वो डेटा रजिस्टर में होता है। तो सी की वैल्यू फाइनली डेटा रजिस्टर में आ जाएगी, और डेटा रजिस्टर से कहाँ जाएगी वो वैल्यू, उस सी की मेमोरी लोकेशन पर जाएगी ना। सी हमारा वेरिएबल तो हाई लेवल में है, लेकिन वो डिनोट क्या कर रहा है, मेमोरी लोकेशन। तो फाइनली तो वैल्यू वहां पे कॉपी हो जाएगी ना। तो मतलब मेमोरी से दो वैल्यू आई, मैनिपुलेट होके फिर वापस सी लोकेशन पे चली गई। इतना काम सीपीयू में हुआ इस इंस्ट्रक्शंस की वजह से। अब इंस्ट्रक्शन हमने हाई लेवल में क्या लिखा, केवल C = A + B लिखा, लेकिन उस इंस्ट्रक्शन से कितने सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हुए सीपीयू के अंदर, तुम देख सकते हो। इंस्ट्रक्शंस बिट में कन्वर्ट हुआ, मतलब कंपाइलर सॉफ्टवेयर का काम जो खत्म हुआ, तो एग्जीक्यूटिबल इंस्ट्रक्शंस मेमोरी से आईआर में आया, आईआर से फिर वो और ऑपरेशन होंगे, अभी हम डिकोडिंग में डिस्कस करेंगे इसको, कि इंस्ट्रक्शन के साथ डिकोडिंग कैसे होती है, कैसी प्रोसेसिंग होती है। फिर वैल्यूज मेमोरी में से उठाई सीपीयू ने, फिर एएलयू को भेजी, एएलयू में कंट्रोल यूनिट ने सिग्नल जनरेट किया एडर को एक्टिवेट करने के लिए, ऐड हुई वैल्यू, ऐड होके फिर वो जनरल पर्पज रजिस्टर में आई एएलयू के अंदर, फिर जनरल पर्पज रजिस्टर से वो कहाँ गई,
डेटा रजिस्टर में, डेटा रजिस्टर से फिर मेमोरी में गई, तो ढेर सारे ऑपरेशंस। और हमें क्या दिख रहा है, हमने केवल c = a+b लिखा है हाई लेवल में। सो दिस इज व्हाई वी यूज द हाई लेवल लैंग्वेज। अगर हम हाई लेवल नहीं यूज करें तो क्या होगा, जो ये सीपीयू के ऑपरेशंस हैं बिट के फॉर्म में, ये हमें ज्यों के त्यों वहां लिखने पड़ेंगे, जाके मशीन लैंग्वेज में ज्यों के त्यों लिखने पड़ेंगे, और सारे ऑपरेशंस हमें लिखने पड़ेंगे, तब जाके सीपीयू परफॉर्म करेगा। तो ये हम सारे ऑपरेशंस लो लेवल लिखते भी हैं, और वो होती है सीपीयू की असेंबली लैंग्वेज। सीपीयू की असेंबली लैंग्वेज में हम लिखते हैं जो ये ऑपरेशंस होने। तो असेंबली लैंग्वेज में क्या ऑपरेशन में परफॉर्म करना है उसका ऑपकोड लिखते हैं। सीपीयू के मैनुअल्स में होता है कि ये ऑपरेशन सीपीयू परफॉर्म करता है, और उस मैनुअल से अगर समेशन के लिए ऐड है उसका नाम ऑपकोड का, तो हमें असेंबली लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा ऐड। 2 वैल्यू को ऐड करना है तो हमें रजिस्टर के नाम लिखने पड़ेंगे। अगर मेमोरी लोकेशन से वैल्यू लानी है तो हमें मेमोरी लोकेशन का एड्रेस लिखना पड़ेगा। जबकि हाई लेवल में हमें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। हमने हाई लेवल में लिखा अपना प्रोग्राम, और कंपाइलर है हमारे पास, हमने कंपाइल करा दिया, कन्वर्ट हो गया, और सीपीयू के अंदर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सफिशिएंट सब हैं, वो सब अपना काम ऑटोमेटिक करके हमें फाइनल प्रोसेस रिजल्ट मिल गया। ठीक है, इसको ऐसे मानो कि जैसे पहले के टाइम में होता था कि खेती से तो जुड़े होंगे लोग, जैसे तुम लोगों ने ना देखा हो, हम लोगों ने अपने टाइम पे देखा, तो सारी चीजें हाथ से ही मतलब कि मशीन से नहीं होती थी। ओके, मतलब जैसे जो खेतों की जुताई होती थी वो बैल करते थे, फिर जो दाना बोया जाता था वो आदमी उसी हल से करते थे, फिर कटिंग भी हाथों से ही होती थी, लोग लगते थे, फिर जो अनाज का वो प्रोसेसिंग है उसको उड़ाते थे, वो एवरीथिंग मतलब क्या है कि हमें उस लेवल पे जाके करनी है। आज मशीन से होता है, कुछ नहीं करना है, ट्रैक्टर से खेत की जुताई हो गई, उसी से दाना भी मतलब अनाज भी पड़ गया, और कटाई होके सीधे घर पे आ गया, सारी मशीन से अवेलेबल है। तो इसको हम बोल सकते हैं ये हाई लेवल पे काम हो रहा है मशीन, और जो लो लेवल पे होता था वो एक एक करके वो सारी प्रोसेसिंग उस टाइम होते थे। ठीक है, सो आई थिंक आइडिया शुड बी क्लियर टू यू। तो अभी 10 मिनट 9 मिनट करीब बचे हैं। हाँ ठीक है, ये लेक्चर वैसे तो टाइम के अंदर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट इन अनदर लेक्चर, फिर से टाइम मिलेगा। ठीक है, हाँ तो आगे चलते हैं। ऑपरेंड की लोकेशन, जो ये दूसरा पार्ट है एड्रेस, इनकी लोकेशंस क्या क्या हो सकती है। तुम समझ भी सकते हो कि ऑपरेंड्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं। रजिस्टर के अंदर, मेन मेमोरी, या इनपुट आउटपुट डिवाइस में भी हो सकती है, या उस इंस्ट्रक्शन के अंदर भी वैल्यू अपने आप मिल सकती है। कैसे, जैसे सब हाँ असाइन कर दी, या दूसरा तरीका ये भी है, जैसे सपोज करो हमने लिखा i++, मोस्टली ऐसे होते हैं ना स्टेटमेंट, तो इसका मतलब क्या है कि रजिस्टर में i की वैल्यू तो पहले आ ही चुकी होगी ना, तो सीपीयू को करना क्या है कि उसी वैल्यू को केवल एक इंक्रीमेंट करना है, लास्ट वाली बिट को एक आगे बढ़ाना है, तो वैल्यू मेमोरी से नहीं लेगा उस मोमेंट पे, वही जो वैल्यू है रजिस्टर के अंदर आ चुकी है आई की पहली, उसी को यूज कर लेगा इंक्रीमेंट के लिए। जैसे समेशन है, तो समेशन में तो मेमोरी से लेगा वैल्यू, उनको एएलयू में ले जाना है, एडर को यूज कराना है। ठीक है, तो जो ऑपरेंड्स की लोकेशंस हो सकती हैं वो रजिस्टर, एड्रेस, इनपुट आउटपुट डिवाइस, या वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड इटसेल्फ, जो इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड है वो उसी की वैल्यू। रिजल्ट कहाँ स्टोर हो सकता है हमारा, अगेन वही चीज है कि रिजल्ट एक तो पहले तो जनरल पर्पज रजिस्टर में स्टोर होगा ही होगा ऑपरेशन के बाद, उसके बाद जैसे अगर हमने c = a+b नहीं लिखा हाई लेवल में, हमने केवल a+b लिख दिया, तो क्या होगा कि ऑपरेशन तो परफॉर्म होगा a+b, लेकिन उनके स्टोरेज के लिए हमने कोई लोकेशन नहीं डिसाइड की, तो ऐसे केस में मेमोरी पे नहीं जाएगा वापस वैल्यू सीपीयू से,
जैसे हमने प्रिंट करा दिया, हमने लिखा कि डायरेक्ट हमने printf में प्रिंट करा दिया a+b, तो वो प्रिंट कर देगा और वो CPU रजिस्टर के अंदर भी होगी वो समेशन, लेकिन वो किसी लोकेशन पे स्टोर नहीं होगा। प्रिंट करने का मतलब क्या है? प्रिंट करने का मतलब ये है कि जो CPU के अंदर वैल्यू आई रजिस्टर्स के अंदर, वो मेमोरी में नहीं गई, वो मॉनिटर पे चली गई। मॉनिटर भी तो एक लोकेशन ही है, मेमोरी में कनेक्टेड है, वो भी बफर यूज करता है अपना। तो अगर तुम प्रिंट देते हो उसको तो प्रिंटर में चली जाती है वो। एवरीथिंग इज द मेमोरी एड्रेस इन टर्म्स ऑफ CPU, चाहे तुम हार्ड डिस्क पे भेज रहे हो या मेन मेमोरी में भेज रहे हो, प्रिंटर में भेज रहे हो सकता है तुम वैल्यू नहीं प्रिंट कराओ, तुम उस वैल्यू को किसी फाइल में भेज दो, किसी एरे में भेज दो। अब तुम सोचोगे कैसे भेजें हम फाइल में, सोच रहे होगे ना। तो ये फाइल हैंडलिंग में मैंने पढ़ाया है सी लैंग्वेज में, शायद याद ना हो कि जरूरी नहीं कि हम प्रिंटर भाई जैसे हम printf लिखते हैं तो printf क्या जो वैल्यू है मेमोरी लोकेशन पे, जैसे हमने लिखा printf c, तो c की मेमोरी से वैल्यू लेके वो मॉनिटर में भेज देता है। अब तुम मॉनिटर के लिए फंक्शन ना यूज करो, फाइल के लिए यूज कर लो, तुम यूज करो f_printf, या स्ट्रिंग के लिए यूज करो s_printf, तो वो उस स्ट्रिंग में भेज देगा जो तुमने स्ट्रिंग डिक्लेयर करी है, उसमें स्टोर कर देगा, फाइल में भेज देगा। तुम देख सकते हो नोटपैड फाइल में तुम्हारा आउटपुट आ जाएगा। फॉर दिस रेफर टू द फाइल हैंडलिंग, सी लैंग्वेज में मेरा पढ़ा हुआ है वीडियो लेक्चर। ठीक है, तो बात ये थी कि कहाँ से ऑपरेंड्स आएंगे और रिजल्ट कहाँ कहाँ स्टोर होगा, अभी हमने केवल इतना डिस्कस किया। तो अब ऑपरेंड फील्ड के दो पार्ट होते हैं, एक तो वो एड्रेसेस है जहां से ऑपरेंड्स मिलने हैं और जहां स्टोर होना है, और दूसरा है मोड फील्ड। तो इस मोड फील्ड को हम एड्रेसिंग मोड में डिस्कस करेंगे डिटेल में। बहुत सारे मोड फील्ड, बहुत सारे एड्रेसिंग मोड्स होते हैं जिसको हम एड्रेसिंग मोड्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मोड फील्ड ये शो करता है कि हाउ टू ब्रिंग द वैल्यू, कहां से लानी है ये तो देता है एड्रेस फील्ड, लेकिन जहां से वैल्यू लानी है वहां से कैसे लाई जाए, मतलब कैसे, मतलब किस तरह का मैनिपुलेशन करके लाई जाए। और मैनिपुलेशन बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, अभी इस पॉइंट पर आते हैं। एड्रेस फील्ड, ठीक है, तो इसमें तो नया कुछ नहीं है। एड्रेस फील्ड सेज कि कहां से ऑपरेंड्स आएंगे और कहां फाइनल रिजल्ट जाएगा, और जो एड्रेस फील्ड है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारा प्रोवाइड करेगा। तो अभी हम एड्रेस फील्ड को स्किप कर सकते हैं, पहले मेन चीजें और समझें, फिर एड्रेस फील्ड को हम डिटेल में समझेंगे। तो जो ऑपरेंड्स के एड्रेस हैं वो दो तरह से देखे जा सकते हैं, कि पहले तो हमारा सोर्स और रिजल्ट है, सोर्स ऑपरेंड और रिजल्ट कहाँ जाएगा, और दूसरा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए रेफरेंस। ये भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए जो रेफरेंस है ये भी एड्रेसिंग मोड का ही पार्ट है, एड्रेस फील्ड। तो सोर्स और रिजल्ट ऑपरेंड हमारे कहाँ कहाँ हो सकते हैं? मेन मेमोरी रजिस्टर या आईओ डिवाइस में, अगर हमने इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। अब मेन मेमोरी या वर्चुअल मेमोरी क्यों लिखा है मैंने? वैसे तो वो मेन मेमोरी भी लिख देते तो चल जाते, क्योंकि वर्चुअल मेमोरी हम पढ़ चुके हैं। तो कई बार क्या है कि मेन मेमोरी अगर कम है, हमारा प्रोग्राम जरूरी थोड़ी है कि वो पार्ट मेन मेमोरी में हो उस टाइम, वर्चुअल मेमोरी में भी हो सकता है। तो वर्चुअल मेमोरी से वो कंटेंट्स हमारे मेन मेमोरी में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी भी पढ़ लेना, ओएस वाला लेक्चर, इसमें भी है ये वर्चुअल मेमोरी तुम्हारे सिलेबस में आर्किटेक्चर, ठीक है। तो वर्चुअल मेमोरी में हो चाहे हार्ड डिस्क में हो चाहे जहां हो, मेन मेमोरी में आने है, ठीक है। तो मेन मेमोरी या वर्चुअल मेमोरी में है तो वो मेमोरी एड्रेस से स्पेसिफाई होगा, ठीक है। और यहाँ भी वही 2⁻⁴ वाला कंसेप्ट आएगा कि एड्रेस के लिए जितनी बिट यूज हो रही है 2⁻⁴ दैट बिट विल रेफर टू द मेमोरी एड्रेस। अगर 12 बिट हम यूज कर रहे हैं मेमोरी एड्रेस के लिए
तो उतने एड्रेसेस होंगे मेमोरी में, मतलब मेमोरी की साइज भी उतनी होगी। सीपीयू रजिस्टर में हो सकते हैं हमारे ऑपरेंड्स, ठीक है। स्लाइड्स काफी हैं, लेकिन ये एक तरह से डिटेल्स में या शॉर्ट में कह सकते हो, मैंने समझा दिया है तुम लोगों को, तो इसको पढ़ भी लेना। और यहाँ क्लास के बाद जब भी टाइम मिले तो उस लेक्चर को तुम्हें फिर से वॉच करना ही करना। अदरवाइज यहाँ तुम जो गाथा सुन रहे हो ना, उसको जल्दी अगर नहीं मेमोराइज करोगे तो फिर चीजें फेड हो जाएंगी। तो जितने भी सीपीयू रजिस्टर हैं, अगर कोई सीपीयू 10 रजिस्टर सपोर्ट कर रहा है, यहाँ हम जनरल पर्पज रजिस्टर की बात कर रहे हैं, जो कि सीपीयू के लिए यूज होते हैं टेम्परेरी वेरिएबल की तरह, वैल्यू को होल्ड करने के लिए। तो अगर 10 रजिस्टर सीपीयू यूज कर रहा है तो फिर वही बात आएगी कि हर एक रजिस्टर का नोटेशन बिट से ही होगा। बिट का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बिट का कॉम्बिनेशन रजिस्टर को डिक्टेट करेगा। अब वो बिट का कॉम्बिनेशन मेमोरी है कि रजिस्टर है, ठीक है, ये चीज मोड फील्ड से पता चलती है सीपीयू को। भाई सपोज करो कि मेमोरी लोकेशन भी उतने ही बिट में है और रजिस्टर भी उतने बिट में, या ऑपकोड भी उतने, तो सीपीयू को ये चीज मोड फील्ड से पता चलती है कि जो ऑपरेंड्स आ रहा है वो मेमोरी से है कि रजिस्टर, मतलब उसका एड्रेसिंग मोड क्या है, वो रजिस्टर से है, मेमोरी से, या कहीं और से, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइस में अगर हो सकता है हमारा, ठीक है। अब 4-5 स्लाइड बची हैं और टाइम 1 मिनट से कम बचा है, तो ये मैं एक्सप्लेन